हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप भी डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो मेरा नाम रिया है और मैंने भी डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पे होगा कि आप कैसे अपना मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर कोई स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स बहुत ही कम आ रहा है, पीवाईक्यू कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, फिर भी आपका मार्क्स बहुत ही कम आ रहा है, तो आप कैसे लास्ट के कुछ इन दिनों पे आप अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सारी बातें हमारी इसी चीज़ के ऊपर रहेंगी। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन-सा है। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका है हिंदी, इंग्लिश। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में भी दिक्कत होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। रीज़निंग, ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं ये हाई स्कोरिंग कहा जाता है क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स में हमें एक्यूरेट पता रहता है कि हाँ, यहीं से यही क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? जैसे कि अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली बार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, कुछ भी रैंडमली पढ़ लेते हैं। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप लोग रैंडमली मत पढ़ना। हिंदी में जो है वो सिर्फ़ अलंकार हो गया, छंद हो गया, समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, रस हो गया। ये जो 5 टॉपिक है इससे ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं ना कि बाकी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ये लेके चलिए, अगर आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिंदी वाला सेक्शन कर रहे हैं तो अलंकार से आपके लगातार 5 से 6 क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे। यहीं आपके रस में भी क्वेश्चन्स आते हैं, आपके समास में भी क्वेश्चन्स आते हैं, संधि विच्छेद में भी क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में मुहावरे से बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। मुहावरे में भी आपको क्या पढ़ना है मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या इग्नोर करना है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड ऑल्सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। मैंने ये एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस से लगातार, जी हाँ, लगातार 4 क्वेश्चन्स आए थे लगातार, ठीक है? आइडियम्स एंड फ्रेजेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और गलती यहीं होती है आप लोग की कि आप लोग ईज़ी करने के चक्कर में आइडियम्स एंड फ्रेजेस, हिंदी के मुहावरे, ये सारे टॉपिक्स आप इग्नोर कर देते हैं कि यार इतने सारे हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नहीं, आपको इतने सारे हैं, तो आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको कुछ-कुछ ही पढ़ने हैं। और स्पेशली आप लोग के लिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ के ट्रिग्नोमेट्री हो गए, ये सारे आपको फ़ॉर्मूलाज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो आपको यही काम करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको हर एक चीज़ मिलेगा क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरे पास मेरे नोट्स हैं, मेरे पास मेरा बुक है, जो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम यूज़ करा था, तो मैं उसको अपने पास रख के क्या करूँगी? इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करते रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप मेरे बाकी सारे प्लेटफ़ॉर्म टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ, मैं प्रोवाइड करते रहती हूँ। तो आप उसका टेंशन मत लेना। चलिए बिना किसी देर का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है हमारा रीज़निंग। रीज़निंग को टॉप मोस्ट हाई स्कोरिंग भी कहा जाता है। ये इतना ईज़ी होता है, बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग रखना है। रीज़निंग में थियोरेटिकल आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद पे लेके चलना है। अगर क्वेश्चन आता है सीता के मामा के बेटे की दादी सीता की क्या लगेगी? तो वहाँ सीता की जगह आप खुद को रख लेना। इनफैक्ट रीज़निंग के किसी भी क्वेश्चन में जहाँ भी ब्लड रिलेशन आए, कोई नाम है तो उस नाम की जगह खुद को रख लेना, आपके क्वेश्चंस ऐसे बन जाएँगे। तो आपकी क्या लगेगी? आपकी वो नानी लगेगी, तो आप कौन हैं? सीता हैं, तो सीता की भी क्या लगेगी? नानी लगेगी। ऐसे लेके आपको रीज़निंग सॉल्व करना है। ट्रस्ट मी, रीज़निंग इतना ईज़ी रहता है ना, मतलब आपको रीज़निंग और हिंदी, हिंदी में तो जो मैंने बताया है वहीं से क्वेश्चंस आएँगे। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपके इधर-उधर से नहीं आएँगे। इंग्लिश में भी आपके आइडियम्स एंड फ्रेजेज़ से ही क्वेश्चन आएँगे। इंग्लिश के बाकी सारे भी मैं बताऊँगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो रीज़निंग में भी आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, रीज़निंग पे तो आपको बिल्कुल फ़ोकस नहीं करना है। आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके 10 में 10 नंबर ऑलरेडी आपको मिल जाएँगे, ठीक है? वैसे इंग्लिश पे आते हैं, थोड़े से मैं भी सब्जेक्ट्स आगे करके चलती हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं अपने एक्सपीरियंस वाइज़ बोलूँगी, ठीक है? ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, तो ये मेरी चीज़ें हैं जो मैंने खुद ही एग्ज़ाम दिया है, फ़ील करा है और मुझे पता है जब आप भी पीवाईक्यू, अगर लेट्स सपोज़ अगर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैं किन-किन चीज़ों के ऊपर बात कर रही हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू उठा के देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है? तो इंग्लिश की अब हम लोग बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपके आइडियम्स एंड फ्रेजेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताऊँगी मैं आपको क्या-क्या पढ़ना है, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेंस, अगर आपको टेंस नहीं आता है तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा आपका ये लेके चलो कि मतलब नंबर ही कम आ जाएगा, ठीक है? तो टेंस यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, जहाँ से भी समझ आ रहा है, चाहे वो आधा घंटा का लेक्चर हो, 1 घंटा का लेक्चर हो, 2 घंटा का लेक्चर हो,
3 घंटा का लेक्चर हो, बस टेंस करके जाना। टेंस में आपका थोड़ा-सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ध्यान रखना, आप खुद टीचर बनने के लिए ये एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपका टेंस पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, ठीक है? एंड आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएँगे। इनडायरेक्ट स्पीच, वहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोलेगा ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, तो वो आपको करना है, ठीक है? प्रीपोज़िशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको प्रीपोज़िशन भी करना है, ठीक है? और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसके पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग मैथ की तरफ बढ़ते हैं। मैथ बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट कह लो, एक एक तरीके से कह सकते हो। मतलब मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट टू हार्ड होते हैं, ठीक है? तो मैथ आप खुद मतलब नहीं पता कर सकते हो कि हाँ, क्या ही क्वेश्चंस आएँगे। जैसे कि मेरे एग्ज़ाम में सरफेस वॉल्यूम से क्वेश्चन आए थे और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सच में सरफेस वॉल्यूम से मुझे को क्वेश्चन मिलेंगे, लगातार 3 क्वेश्चन। जी हाँ, मेरे शिफ्ट में लगातार 3 क्वेश्चन सरफेस वॉल्यूम से आए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को ट्रिगर कर गया था कि ये क्वेश्चन क्यों? तो कहीं न कहीं मैथ में मैं भी एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मैथ के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ, ये कर लो तो इतने मार्क्स आएँगे। मेरा जिन-जिन सब्जेक्ट पे कमांड है, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। बाकी जहाँ पे मेरा कमांड नहीं है, तो मैं आपके लिए फेक गारंटी नहीं ले सकती हूँ। मैथ में खुद मैं एवरेज हूँ। मेरा 12th में मैंने मैथ लिया था, लेकिन अभी भी मेरा मैथ जो है वो एवरेज ही लेके चलो। मैं इतना हाई-फाई नहीं हूँ मैथ में। तो मैथ में जो रेशियो है, एसआई, सीआई दोनों हैं आपके सिलेबस में, लेकिन पढ़ के आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एसआई जाना है, एसआई से क्वेश्चंस आते हैं। सीआई से रेयरली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं एसआई से देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही वाइड है। अगर आप 12th के भी लेवल से लेके चलोगे, तो 12th के लेवल पे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको ट्रिग्नोमेट्री के फ़ॉर्मूलाज़ याद करने हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फ़ॉर्मूला ही आते हैं, ठीक है? फ़ॉर्मूला दे दिया जाएगा, उसको बोल दिया जाएगा कि आंसर बताओ। तो फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलेंगे। बाकी आपको मेंसुरेशन पे भी अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग साइंस की तरफ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट भी था, दीदी साइंस का बताइए, साइंस का बताइए। तो देखो, साइंस में भी तुम ये, अगर तुम 12th तक पीसीएम लिए हो, तो तुमने तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा है। अगर तुमने पीसीबी लिया है, तो तुमने मैथ नहीं पढ़ा है। बट जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें मैथ भी आता है और बायोलॉजी भी आता है। तो तुम्हें इस चीज़ का बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एग्ज़ाम को समय नहीं है, तो तुम लोग ऐसे भी नहीं कर सकते हो सारा पढ़ लें। और सच में ये बात सही है कि आपके मैथ, साइंस, एसएसटी ये तीनों 10th बेस्ड आते हैं। बट अभी आपके पास सच में क्या उतना टाइम है कि आप 10th बेस्ड जाके पढ़ोगे? नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। साइंस पे ज़्यादा ध्यान आप लोग बायोलॉजी सेक्शन पे देना। बायोलॉजी पे जैसे कि हो गए सेल से क्वेश्चंस हो गए, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन हो गए, और एक एनवायरनमेंट से काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छे क्वेश्चंस आए थे एनवायरनमेंट से। वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपके केमिस्ट्री में भी फार्मूलाज से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। H2SO4 क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, ठीक है? फिज़िक्स के लॉज़ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको ए टू जेड बेसिक लॉज़ आपको आने चाहिए, जैसे कि ओम्स लॉ हो गए, ग्रेविटेशनल लॉ हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको आने ही चाहिए। फिज़िक्स के बेसिक लॉज़, केमिस्ट्री के आपके जो भी फार्मूलाज हैं वो, और बायोलॉजी से जो जो मैंने टॉपिक बताया, ये सारे में से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीके जीएस का। देखो, जीके जीएस काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है, काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो सारी चीज़ें आपसे कवर नहीं हो पाएंगी। कुछ ही दिन बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं तो 8 दिन भी नहीं है, 7 दिन, 1 हफ्ते लेके चलो। तो पिछले 8 महीनों में क्या-क्या हुआ है, हर चीज़ तो आपके लिए निकालना भी पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करूँगी, और मैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी ही लेके आई हूँ आपके लिए। तो पिछले 8 महीना में इंडिया लेवल पे जितने भी इम्पोर्टेंट हुए हैं, स्पेशली बिहार लेवल पे जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपके सीएम ऑफ बिहार भी चेंज हुए हैं, तो वो कौन बने हैं, किस डेट पे, डेट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? विधानसभा, ये सारी चीज़ें, कितनी सीट्स होती है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो जीके जीएस में आपकी यही स्ट्रैटेजी होगी, जीके में आपकी यही स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है? जीएस की बात करें तो आपके सोशल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे शिफ्ट में देखने को मिले थे, ठीक है? तो हिस्ट्री वगैरह हो गए, आपके इवेंट्स हो गए, डेट्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। स्पेशली जीके जीएस की यही स्ट्रैटेजी रखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप बिहार लेवल पे कवर करो। क्योंकि देखो, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ना, वो आपके लेके चले तो जनरल कंपटीशन की तरह ही होता है। सिलेबस भी कहीं न कहीं जनरल कंपटीशन से ही मैच करता है, लेकिन ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे जीके जीएस में आपकी यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप
बिहार लेवल का पढ़ के जाओ, क्योंकि बिहार लेवल का ही आएगा, ठीक है। आई होप आप इस सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर दिए होंगे। देखो, सच में अगर मार्क्स लाना है तो यही स्ट्रैटेजी फॉलो करो। आई नो आपके पास टाइम नहीं है और मैं हवा में बातें करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ। काफ़ी जगह मैंने ये कहा है कि ये नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल वे में नहीं पॉसिबल है। 7 दिन बचे हैं और 7 दिन में अगर आपको 95 प्लस टारगेट करना है, चाहे इससे पहले आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मैं ये सोच के नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ़ ये सोच के आई हूँ कि अब से लेके 7 दिन आप क्या करेंगे कि आपका नंबर 95 प्लस आएगा, ठीक है? और मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया है, तो मुझसे अच्छा शायद ही कोई आपको बता पाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड जाते-जाते मैं एक और बात बोलूँगी कि आपका ऑफ़िशियल वेबसाइट पे मैंने कुछ दिन पहले चेक किया था, जब एडमिट कार्ड आया था, तो वहाँ पे बीएसईबी द्वारा प्रैक्टिस टेस्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है? तो मैं जब ये देखी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, चलो एटलीस्ट बीएसईबी ने एक हिंट दिया है कि क्वेश्चंस कैसे आएँगे। तो सारे क्वेश्चंस वहाँ के प्रैक्टिस टेस्ट जो है, वहाँ से अटेम्प्ट कीजिएगा। कहीं न कहीं वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हो सके तो वही क्वेश्चंस देखने को मिल भी सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन सिमिलर होंगे, ठीक है? तो वो ज़रूर करके जाना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।